फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। सारी जानकारी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ। जब मैं विद्यार्थियों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं सर हमें एनआईएएस के बारे में कुछ नहीं पता, मैं बिल्कुल नया हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है। सर अप्रैल एग्ज़ाम क्या होता है, अक्टूबर एग्ज़ाम क्या होता है, या ऑन डिमांड क्या होता है? तो अगले 5 मिनट के अंदर मैं सब क्लियर करने वाला हूँ। ध्यान से सुनना। हो सकता है कोई जानकारी ऐसी हो जो आपको लगता है कि आपको पता है लेकिन आपको नहीं पता हो। सुनना ध्यान से सभी स्टूडेंट। एनआईएएस सबसे पहले क्या है? देखिए, जब हम भारत सरकार की अपने देश की बात करते हैं तो भारत सरकार की बात करते हैं तो ऐसा है कि देखिए, एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो रेगुलर है, यानी कि स्कूल हम लोग जाते हैं 9th 10th 11th 12th, देन रेगुलर स्कूलिंग करते हैं। देन आफ्टर आपका एक एग्जाम होता है, जैसे सीबीएसई हो गया या अदर अदर स्टेट बोर्ड हो गए, उनके हो गया। ये एक सिस्टम है जो सभी लोग जानते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया समय के साथ में कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पढ़ाई पूरी कर चुके थे। अब जिन्होंने आर्ट्स से कंप्लीट किया वो चाहते थे कि भाई हमारा साइंस भी सब्जेक्ट होता, उनको कहीं नीड है किसी चीज़ को लेकर, या कोई जॉब में आ चुका है अपना इम्प्रूव करना चाहता है तो वो कैसे करेगा। ये सारी समस्या, या किसी को हो सकता है रोजी रोटी कमाने के लिए काम करना पड़े और उसके बाद वो चाहता अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखना चाहता, तो स्कूल नहीं जा पाएगा ना वो। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है एक सिस्टम बनाया गया भारत में कि भाई आप ओपन स्कूलिंग सिस्टम है जिसकी वैल्यू जो है इंटरनेशनल लेवल पर है। आप कतई ये नहीं बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू नहीं है। वो तो देखिए एक र्यूमर फैला हुआ है जिसके लोगों को लगता है कि ओपन वर्ड की वैल्यू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कई यूट्यूबर्स अपने व्यूअर्स के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं XYZ, बट ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम एनआईएस के ऊपर आते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी कि भारत का अपना एक राष्ट्रीय स्तर का एक इंस्टीट्यूट है, एकदम राष्ट्रीय सरकारी है, जो कि ओपन स्कूलिंग का आपको मौका देता है। इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल पे इग्नू है, डीयू है, ये भी ओपन स्कूलिंग का मौका देते हैं, जहाँ आप ग्रेजुएशन से लेकर आगे तक पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी तक की पढ़ाई कर सकते हैं, या नर्सिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। खैर, अब हम 12th के लेवल पर ही आते हैं। तो एनआईएस एक विकल्प है आपके पास, जहां पर आप अपने लाइफ में जो चीज़ें हुई उसको बिना किसी होपलेस हुए, किसी परेशानी के आप इसमें एग्जाम दे सकते हैं। भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में अपना अपना एक रेगुलर स्कूलिंग भी है और एक ओपन स्कूलिंग भी है। जैसे कि अगर मैं दिल्ली की बात करता हूँ या मैं अगर बिहार की बात करता हूँ तो बिहार का अपना एक बिहार ओपन बोर्ड भी है और बिहार का अपना एक नॉर्मल बिहार बोर्ड भी है। अब जितने भी स्टेट हैं जिनका अपना ओपन स्कूलिंग है वो सब के सब किससे लिंक है? तो सब के सब NIOS से लिंक हैं, यानी सारा सिलेबस सारा फॉलो वो NIS से ही करते हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपने राज्य के ओपन बोर्ड से, ज़्यादा बेटर होगा कि NIS से कोई कनेक्ट कर पाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अगर वो अपने राजस्थान बोर्ड से भी मेरे बैच में स्टूडेंट रहे हैं, बिहार बोर्ड ओपन बोर्ड के भी स्टूडेंट मेरे बैच में रहे हैं, तो भाई सिलेबस तो वही रहता है। जब इस तरीके को अपनाया गया तो उसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि विद्यार्थियों को स्कूल ना जाना पड़े, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए तो जाना पड़ेगा। तो भाई ऐसा है कि जैसे कि मान के चलिए कि अब जहाँ जहाँ स्कूल होता है वो रेगुलर वाले का, तो वो तो कंडक्ट कर लेते हैं, वहाँ पढ़ने भी जाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन अब एनआईएस में आते हैं तो या तो सरकार खुद अपनी बिल्डिंग बनाए, है ना, अपनी बिल्डिंग बनाए, ताकि आप जैसे मान के चलिए कि नोएडा में इसका हेड ऑफिस है, तो अब नोएडा में हेड ऑफिस है, जो नज़दीक वाले लोग हैं वो तो जा सकते हैं, लेकिन जो दूर वाले हैं, जो बिहार में रहते हैं या जो मान लो मुंबई में रहते हैं, जो कोलकाता में रहते हैं, या जो साउथ इंडिया में रहते हैं, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ रहते हैं, तो वो कितनी बार दौड़ेंगे हेड ऑफिस के लिए? तो पूरे देश में सबसे पहले तो रीजनल सेंटर बनाया गया। रीजनल सेंटर जो है हर स्टेट में एक दो रीजनल सेंटर तो हो जाता है, जहाँ तक मुझे पता है एक तो होना ही चाहिए, जो कि 50 से 100 किलोमीटर की रेंज में रहता ही रहता है। रीजनल सेंटर से फ़ायदा क्या होता है कि वो पूरा का पूरा रीजनल सेंटर के नीचे भी स्टडी सेंटर बनाया जाता है। इसको अगर आप इस तरीके से समझें कि जैसे मान के चलिए कोई स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उससे एनआईएस वाला बात करता है, कहता है कि देखिए हम आपको इतने पैसे देंगे लेकिन आपको हमें कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सर्विस ऐसी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि जैसे आपके इस इर्द गिर्द में जितने स्टूडेंट होंगे तो उनका, जैसे मैं बुक भेजूंगा तो स्टडीज, आपका नाम होगा स्टडी सेंटर, तो आपके यहाँ बुक आएगा, आप उन विद्यार्थियों को देंगे। या कोई जानकारी होगा, या कोई मान के चलिए कि ऐसा है कि उनका मार्कशीट आया तो उनको देना हो, तो नाम ही है स्टडी सेंटर, तो यहाँ से आपको जो हेल्प होनी चाहिए वो आप प्रोवाइड करेंगे। और ऐसे करके भारत में सभी छोटे बड़े जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उन सब से इन्होंने कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद जो है ये आपको स्टडी सेंटर के रूप में प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपसे पैसा भी तो लेते हैं ये, जो एडमिशन आप करते हैं तो वो सारा इनका खर्च भी होता है। एग्जाम कंडक्ट करवाना हो तो इन्हीं स्टडी सेंटर को एग्जाम सेंटर में कन्वर्ट कर देते हैं ये, और आपको बताते हैं कि आपका एग्जाम यहाँ 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 होगा।
तो ये तो स्टडी सेंटर, अब एक जगह के स्टडी सेंटर को कंट्रोल करने के लिए रीजनल सेंटर बनाया गया और सारे रीजनल सेंटर को एक हेड ऑफिस मतलब कंट्रोल करता है। तो ये पूरा सिस्टम है जो देश का मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके अलावा भारत के जो अलग अलग स्टेट के ओपन स्कूलिंग है वो भी इनसे कांटेक्ट में हैं और इनके साथ कोलैबोरेट करके जो है आगे बढ़ते हैं। अब इनमें जो है कुछ इनका सिस्टम है। सिस्टम सबसे पहला बात ये है कि देखिए इन्होंने 4 स्ट्रीम बनाया, स्ट्रीम 1 बनाया, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4। बेसिकली मैं आपको स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 4 के बारे में बताना चाहूँगा जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। साल में 2 बार जो है स्ट्रीम 1 का पेपर होता है। पहला होता है अप्रैल का जो एग्ज़ाम आप जानते हैं अप्रैल सेशन का, वो स्ट्रीम 1 में आता है और अक्टूबर वाला भी स्ट्रीम 1 में ही आता है। तो सवाल ये आता है कि अगर दोनों ही स्ट्रीम 1 में आते हैं तो कैसे डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे कि स्ट्रीम 1 बोलने पर हम अप्रैल का बोल रहे हैं अक्टूबर का बोल रहे हैं। तो अप्रैल वाले को ब्लॉक 1 स्ट्रीम 1 बोलते हैं और अक्टूबर वालों को ब्लॉक 2 स्ट्रीम 1 बोलते हैं। इन दोनों ही अगर एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो इनका एडमिशन का जो पोर्टल होता है ये NIS ऑफिशियली लिंक अपने NIS की वेबसाइट से ही होता है और यहाँ से आप एडमिशन खुद से ले सकते हैं, बिना किसी ब्रोकर्स के, बिना किसी की हेल्प से आप खुद से ले सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आता है तो बहुत लूट मची थी मार्केट में, इसलिए मैंने अपनी एक टीम बनाई है जो 500 अपना चार्ज लेती है और आपका एडमिशन कर देती है, क्योंकि वो काम मेरा नहीं है, मेरा काम पढ़ाने का है। तो अब जैसे क्या है कि एडमिशन का मुद्दा नहीं, आपने एडमिशन ले लिया। अब इसमें क्या होता है, इन्होंने सिलेबस को 2 तरीके से कैटेगराइज किया है। एक तो इन्होंने ये कहा कि एक तो थ्योरी पेपर हम आपसे लेंगे, थ्योरी पेपर में हम आपसे रिटन एग्जाम लेंगे, रिटन एग्जाम में आपके चैप्टर डिसाइड कर दिया कि ये चैप्टर्स हैं, पब्लिक एग्जाम चैप्टर्स माने PE चैप्टर्स हैं। कुछ चैप्टर इन्होंने क्या किया है कि असाइनमेंट के लिए छोड़ दिया, यानी कि आपको एग्जाम से 2-3 महीने पहले होता क्या है कि ये एक क्वेश्चंस का सेट देते हैं हर सब्जेक्ट का और कहते हैं कि इनको आपको घर पे बैठ के सॉल्व करके इसको ऑनलाइन सबमिट करना है या स्टडी सेंटर पे जमा करना है, इसके आपके नंबर मिलते हैं। यानी जो सवाल आपको थ्योरी में पूछना था, इन्होंने एक आपको राहत देने के लिए, आपको रिलैक्स करने के लिए असाइनमेंट के जरिए आपको घर पे ही आंसर लिख के आपको सबमिट करने के लिए कहा। तो वो हो गए TMA के चैप्टर्स। तो जैसे मान के चलिए कि 30 चैप्टर में 22 चैप्टर PE चैप्टर्स हो गए, 8 चैप्टर TMA के चैप्टर्स हो गए। मेरा जो बैच होता है जिसमें आप क्रैश कोर्स या कोई भी बैच ज्वाइन करते हैं तो उसमें मैं PE चैप्टर्स ही करवाता हूँ, जहाँ मैं फ़ी भी बहुत वन टाइम पेमेंट 1000 रुपीज़ के आसपास का है। अब उसमें भविष्य में कभी 100, 200, 300 का हेर फेर हो तो मैं नहीं कर सकता हूँ। कई लोग पुराना वीडियो पकड़ा देते, सर आपने तो 1000 ही बोला था, पर वन टाइम है, इतना सस्ता तो और कहीं नहीं मिलेगा आपको। खैर, तो जब आप बात करते हैं असाइनमेंट का, असाइनमेंट आप सबमिट करते हो उसका नंबर मिलता है। साथ में एग्जाम से ठीक पहले 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले प्रैक्टिकल, 1 महीना पहले प्रैक्टिकल एग्जाम इनका होता है, वहाँ पर प्रैक्टिकल का आपको नंबर मिलता है, फिर आपका थ्योरी का नंबर मिलता है। इस तरीके से अप्रैल और अक्टूबर एग्जाम की ये कहानी है अपनी। इसमें बीच में आपको कोई किसी को पैसा नहीं देना है, कोई आपसे बोले कि मैं आपको पास करवा दूंगा प्रैक्टिकल के, ना, जो आपने दिया वही देना होता है। हाँ, एग्जाम से पहले जो है TMA सबमिट करने से पहले आपको एग्जाम फीस सबमिट करना होता है, तभी आपका TMA वगैरह सबमिट होता है या बाकी चीज़ें सबमिट होती है। तो एग्जाम फी आपको सबमिट करना होता है। एग्जाम फी ये लेते हैं जो भी आप ले, 200-300 रुपये सब्जेक्ट जैसे लेते हैं, 1,500-2 हज़ार पड़ता है 5-6 सब्जेक्ट का, 4-5 सब्जेक्ट का अपना। तो ये अप्रैल और अक्टूबर एग्जाम का ये कहानी है। अब ऐसे भी विद्यार्थी आते हैं कि जिन्होंने 12th पास है या 12th फेल है, वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे मान के चलिए कोई 12th फेल है तो वो चाहते हैं कि जो मतलब CBSE से है और मान के चलिए 2 सब्जेक्ट में पास है, वो बाकी में फेल है, तो वो चाहते हैं कि जो 2 सब्जेक्ट में पास हैं उनका नंबर NIS में ट्रांसफ़र हो जाए, जिसको TOC कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट कहते हैं, और बाकी केवल 3 एग्जाम का उन्हें पेपर देना पड़े। कुछ इस तरह की चीज़ें मान के चलिए है। या मान के लिए कोई 12th पास है, उनके पास मैथ नहीं था, वो मैथ लेना चाहता है, जो कि पायलट की तैयारी करना चाहते हैं। या मान के लिए बायोलॉजी से रिलेटेड कोई फील्ड है तो बायोलॉजी लेना चाहते हैं। तो इनके लिए ऑन डिमांड एग्जाम की व्यवस्था NIS करती है। ऑन डिमांड साल में 2 बार होता है, यानी कि अप्रैल एग्जाम और अक्टूबर एग्जाम के बीच में जो समय मिलता है उनके बीच में ये आपका ऑन डिमांड होता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ। देखिए, अप्रैल और अक्टूबर के बीच में जब इनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो लगभग जून जुलाई से जो है ऑन डिमांड का पोर्टल ओपन हो जाता है और इस सितंबर तक चलता है। 3 महीने का सिस्टम चलता है। उसी तरीके से जनवरी से लेकर मार्च तक 3 महीने का पोर्टल चलता है। जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने चला इधर, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने चला इधर। ऑन डिमांड में क्या होता है, ये स्ट्रीम 4 में आता है। जब आप स्ट्रीम 4 में आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, ऑन द स्पॉट आप जाइए वहाँ पर पोर्टल पर एडमिशन लीजिए। नहीं समझ में आता है तो आप किसी से करवा सकते हैं,
बट सावधान रहना, या आप हमारी टीम से करवा लो, जैसा कि मैंने बोला 500 केवल लेती है करने का, या आप खुद से कर लो। बट ऐसा नहीं कोई 5,000 मांग रहा है, 10,000 मांग रहा है, बहुत मेहनत से पैसा आता है, ये काम मत करना। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पर क्या करते हैं ये, कि जैसे वहाँ पर जैसे ट्रेन की टिकट कराते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर बुकिंग होती है। तो जिस डेट को आप सिलेक्ट करते हैं, अगर वहाँ सीट फुल नहीं है तो आपको वो दे देते हैं कि इस डेट में आप एग्जाम दे सकते हैं, जनवरी से मार्च के बीच में या जुलाई से सितंबर के बीच में। फिर उस डेट में आपको तुरंत हॉल टिकट भी आ जाता है, और वहीं पर आपको जो है एग्जाम के बाद प्रैक्टिकल होता है। ध्यान दीजिएगा, वो बता देते हैं कि इस डेट में आपको प्रैक्टिकल देने के लिए आना है। तो जब आप जाते हैं वहाँ पर, तो यहाँ कोई असाइनमेंट का लफड़ा नहीं होता है। थोड़ा सा ऑन डिमांड इसलिए भी टफ हो जाता है क्योंकि जहाँ आपको अप्रैल और अक्टूबर एग्जाम में आपको असाइनमेंट का नंबर घर पे लिख कर, है ना, लिख कर देने पर मिलता है, वहाँ पर ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ही पूछ देते हैं। फिर भी घबराने वाली बात नहीं है, केवल 10, 15, 20% ही आपके टीएमए के चैप्टर्स आते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पी चैप्टर्स पर ही आप फोकस करें। तो ऑन डिमांड में बहुत सारे बैचेज में मैंने देखा है कि मेरे स्टूडेंट सफल हुए हैं, अच्छा नंबर लाए हैं। तो ऑन डिमांड में क्या होता है कि आपका ऑन द स्पॉट काम होता है, लगभग 1.5 से 2 महीने में आपका रिजल्ट आ जाता है। अब किनका टीओसी हो सकता है, देखिए जो 12th फेल है उसी केवल टीओसी हो सकता है। किसको 12th फेल आप कहेंगे, देखिए भारत में 5 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी होता है। 3 होता है मेन सब्जेक्ट, बाकी 2 लिटरेचर सब्जेक्ट होता है। तो जो 3 मेन सब्जेक्ट होता है ना, उन 3 मेन सब्जेक्ट और 2 लिटरेचर सब्जेक्ट, ये 5 अगर किसी के पास पासिंग है, भले कम मार्क्स से हो, तो वो पास माना जाएगा। मान के चलिए कि कोई 40% लाता है सीबीएसई से, तो वो टीओसी नहीं करवा सकता। लेकिन अगर वो किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, एसवाईसी आ जाता है या आरटी आ जाता है, ऐसे कंडीशन में वो सीबीएसई से या पुराने बोर्ड से 2 सब्जेक्ट का जो मार्क्स है वो डायरेक्टली एनआईएस में एडमिशन के टाइम में टीओसी कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। और बाकी 3 सब्जेक्ट वो एनआईएस में देगा, तो 5 सब्जेक्ट का प्रॉपर उसके पास एक मार्कशीट बन जाएगा जो उसके लिए वैलिड होगा। क्लियर है ये बात आपको? तो इस कंडीशन में जब आप आते हैं टीओसी के साथ में, लेकिन टीओसी जिस सब्जेक्ट का भी कराएंगे वो पैसा उतना ही लेगा जितना कि आप नॉर्मल सब्जेक्ट लेते हैं ऑन डिमांड के लिए। ऑन डिमांड का जो फी है नॉर्मल एग्जाम से ज़्यादा होता है, पर इतना भी ज़्यादा नहीं कोई आपसे 25-30 हज़ार मांग रहा है, ऐसा भी नहीं है। 5,000, 6,000, 7,000 इस रेंज में जाता है। वो भी हमारे टीम जब एडमिशन करती है तो उनको या तो वीडियो कॉलिंग से देख लीजिए, या तो वो स्क्रीनशॉट भेज के दिखा देते हैं कि देखिए इतना आपका देना है। बाकी उनका जो मेहनत का 500 खाली वही लेते हैं, या खुद से करते हैं तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस तरीके से ऑन डिमांड का कंडक्ट होता है, ऑन डिमांड की चीज़ें जाती है। तो ओवरऑल एनआईएस की जब हम बात करते हैं, तो एक एडमिशन जब आप लेते हैं तो 5 साल की वैलिडिटी होती है, और 5 साल में जो है आप 9 टाइम एग्जाम दे सकते हैं, 9 बार एग्जाम दिया जा सकता है। इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। अगर किसी सब्जेक्ट में आपका एसवाईसी आया है तो प्रॉपर टाइम मिलता है कि अप्रैल में कुछ हुआ तो अक्टूबर में दे देंगे, फिर नेक्स्ट में दे देंगे। यदि कोई चाहता है कि हम मान के चलिए कि हम ऑन डिमांड हैं, या हम चाहते हैं कि वो स्ट्रीम 1 में था लेकिन वो ऑन डिमांड देना चाहता है, ऐसे कंडीशन में वो स्ट्रीम चेंज कर सकता है। स्ट्रीम चेंज करने का अभी एनआईएस में जो फ़ी जा रहा है ऑफिशियली 750 रुपया जा रहा है, वो स्ट्रीम चेंज करके आप कर सकते हैं। तो एडमिशन करते समय ये सब विशेष जानकारी और विशेष ध्यान रखना पड़ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप टीओसी करवाते हैं तो टीओसी के केस में जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट होता है किसी भी बोर्ड का, चाहे सीबीएसई का हो या किसी का भी हो, वो मार्कशीट फटा हुआ नहीं होना चाहिए, लेमिनेशन नहीं होना चाहिए, और उसको आपको बाई पोस्ट हेड ऑफिस को भेजना होता है, या जहाँ भी आपको बोलेगा आपके मेल पे आ जाएगा कि यहाँ भेजना है, तो आपको वहाँ भेजना पड़ेगा, रीजनल ऑफिस या हेड ऑफिस में। जनरली हेड ऑफिस भेजना होता है। देन आफ्टर वो आपको देखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि देखिए मान के चलिए आप सीबीएसई में थे, आप फेल हो गए हैं, तो भाई फेल हो गए तो यूजलेस हो गया ना आपके लिए, कोई काम का तो वो है नहीं, वो हमें दे दीजिए। लेकिन अगर आप 40% से भी पास हैं तो एनआईएस की कोई क्षमता नहीं है, कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि दूसरे के पास हुए मार्कशीट को ये इनवैलिड कर सके और अपने को उसको आगे रख सके। तो इसीलिए जितने भी फेल कैंडिडेट हैं केवल वही ऑन डिमांड में टीओसी करवा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं करवा सकते हैं। और जो स्ट्रीम 1 का जो था नॉर्मल, वो तो आप जानते ही हैं कि नॉर्मली जो स्ट्रीम 1 का होता है वो प्रॉपर 5 सब्जेक्ट से आप दे सकते हैं। यहाँ पर आप लिटरेचर सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश मिल जाता है, हिंदी मिल जाता है, योगा मिल जाता है, डाटा एंट्री मिल जाता है, ये सारे सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। बाकी एनीवे ये की कुछ जानकारी थी, फिर भी अगर कोई जानकारी रह गई हो या जानकारी आप चाहते हैं कि मैं नहीं दे पाया हूँ तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल के बारे में स्पेशल वीडियो खैर मैंने बना रखा है। प्रैक्टिकल के लिए एक फाइल बनानी होती है, 8 से 10 प्रैक्टिकल फाइल उसमें लिखना होता है, वहाँ आपको सबमिट करना होता है। देन आफ्टर जो है उसके नाम मार्क्स मिल जाते हैं। तो कोई बड़ा हार्ड नहीं है, एनआईएस बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है,
और कई लोग कहते हैं जो नंबर कम आता है तो आने को अदर बोर्ड में भी आ सकता है, जब जो मतलब किस्मत खराब होती है तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ही बैच में हाईएस्ट केमिस्ट्री में 95 गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ओपन बोर्ड में इतना नंबर जा सकता है। फिजिक्स में भी 84 85 ऐसे 86 ऐसे नंबर गया है, तो मुझे भी सरप्राइज कर दिया। मुझे लगा एक बार तुक्का होगा। अक्टूबर बैच दूसरा बैच है, गया उसमें 89 मार्क्स आए केमिस्ट्री में। तो आप पढ़ के जाएंगे तो हर जगह अच्छा नंबर लाएंगे। आप चाहते हैं इसकी विशेष अच्छी तैयारी करना तो हमारे बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का फिलहाल अभी फी 999 है, और इसमें आपका वन टाइम पेमेंट है। पूरा सिलेबस है, टेस्ट शेड्यूल किया जाता है, इसमें वर्कशीट होता है, वीवीआई क्वेश्चन, सब कुछ मतलब आपको ठोक बजा के इतना कंप्लीट करवाया जाता है कि आप एग्जाम में जाएंगे हंसते खेलते लिख के आ जाएंगे, टेंशन फ्री, बात खत्म। तो इसी के साथ मैं वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आप हमसे फ्री काउंसलिंग करना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, हमारा डिस्प्ले पर नंबर दिख रहा है 9643480201, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।